Hello everyone, this is Pratham Sharma. We are starting with section 90 today, the D part. ठीक है, D part जो आपके BRED का है, जिस चैप्टर में अभी हम अभी चैप्टर 6 में है. Chapter 6, we were talking about this, and what is the name of chapter 6? A minute. Process to compel appearance. Process to compel appearance. ठीक है, अपीयरेंस कंपेल करने के प्रोसेस को हम देख रहे थे, यानी आप किसी को अपने सामने लाना चाहते हो, विटनेस को बुलाना चाहते हो, अक्यूज्ड को लाना चाहते हो, कैसे कंपेल करोगे आप उसकी अपीयरेंस? तो हमने कहा समन्स भेजेंगे, नहीं मानेगा वारंट भेजेंगे, नहीं मानेगा तो प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे, नहीं मानेगा तो अटैचमेंट करेंगे, नहीं मानेगा तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित करेंगे. तो ये सारे तरीके हमने पढ़े थे. इसमें हम इसके डी पार्ट पर हैं, विच इज अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस. डी इज अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. सेक्शन 90, सेक्शन 90 आज हमें पढ़ना है, पर उससे पहले आप कल क्या पढ़ा है आपने वो आप एक बार देख लो. यू शुड रिमेम्बर इन लास्ट क्लासेस वी हैव सेड कि 84 प्रोक्लेमेशन होता है. प्रोक्लेमेशन में कितने सब सेक्शन है टोटल? हमने कहा जी 5 हैं, आपको याद होंगे 5 सब सेक्शन. इसमें जो प्राइमरी थे दैट वाज 84(1), ठीक है, फिर था 84(2), फिर था 84(3), फिर था 84(4), फिर था 84(5). ठीक है, 84(1) बात करता था प्रोक्लेमेशन की या प्रोक्लेम्ड पर्सन की, सिंपली प्रोक्लेमेशन की. 84(4) बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, प्रोक्लेम ऑफेंडर की. और 84(2) में मैनर ऑफ प्रोक्लेमेशन था, मैनर ऑफ प्रोक्लेमेशन. 84(3) आपको याद होगा, इट वाज कंक्लूसिव प्रूफ वाली बात थी, कंक्लूसिव प्रूफ. 84(5) आपको याद होगा कि जो 2 का प्रोसेस है, मैनर ऑफ प्रोक्लेमेशन, यहाँ का जो 84(2) का है वही यहाँ भी सेम लागू रहेगा. ठीक है, दिस वाज 84 दैट यू स्टडी. फिर आपने कहा 84 के बाद हम 85 पर गए थे. 85 वाज रिगार्डिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. 84(5) was regarding attachment of property of person absconding, of person absconding. ठीक है, ये 85 में आपने पढ़ा था. आई होप यू रिमेंबर. टेक अ डीप ब्रेथ. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, लिसन टू मी अगेन. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. लेकिन मैं सच बताऊं, मैं आपकी जगह होता तो मुझे नहीं याद होता. मैं इस तरफ हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं, तो मुझे याद है. Then you study 85. 85 में आपने 1, 2, 3, 4 get on the dance floor. Then 5 and 6 और पढ़ा. These are 85(1), 85(2), 85(3). बड़े सेक्शंस हैं. अच्छा, आ भी सकते हैं मेंस में, ये आ भी सकते हैं कि आप अटैचमेंट का के बारे में बताइए, प्रोक्लेमेशन बताइए बेसिकली. उसमें ये तो नहीं बोलेगा अटैचमेंट के सारे सब सेक्शंस बताओ. पर पढ़ रहे हो तो इतने ध्यान से पढ़ो कि अभी तो याद है. कल याद हो ना हो, आज जरूर याद होना चाहिए जब पढ़ा है. जब आज याद होगा और कल आवश्यकता पड़ी बाय चांस दोबारा से रिवाइज करने की, तो यूल रिमेंबर इट, यूल रिमेंबर द सबसेक्शन, एंड इट रियली गिव्स अ पॉजिटिव एंड, अ पॉजिटिव लुक ऑफ योर आंसर शीट. तो 85(1) में आपने कहा कि यार सिंपल प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट करना है. 85(1) में एक जनरल रूल है. जनरल रूल कहता है कि प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट होगा. फिर इसमें एक प्रोवाइजो था. प्रोवाइजो में बोला था प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट हो सकता है. ठीक है,
प्रोवाइडेड कि कोर्ट को यकीन हो जाए कि हाँ वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज करने वाला है, रिमूव करने वाला है बाय वे ऑफ एफिडेविट। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टी हो सकती है वो मूवेबल, इमूवेबल कुछ भी हो सकती है, ये मैं देख के ही बोल रहा हूँ। 85(2), 85(2 इज रिगार्डिंग, अच्छा इट वाज नॉट रियली इम्पोर्टेंट 85(2), बट इसमें ये बोला जा रहा था कि प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा और वो जिस इंसान की है, वो कहाँ पे होनी चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपने कहा था डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है वो, और अगर विदाउट डिस्ट्रिक्ट है, एंड इफ विदाउट डिस्ट्रिक्ट, अगर वो प्रॉपर्टी, वो इंसान डिस्ट्रिक्ट के बाहर का है, तो फिर क्या जरूरत है, डीएम का, क्या बोलना चाहिए हमें, द वर्ड यूज वाज इंडोस्ड, डीएम, डीएम का इंडोर्समेंट चाहिए होगा। ठीक है, ये था। 85(3) क्या बोल रहा था, 85(3) वाज रिगार्डिंग कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है या डेट है, इस केस में हम कैसे अटैचमेंट करवाते हैं। तो 3 तरीके इन्होंने दिए थे, 1, 2, 3, 4, और चौथे में बोल दिया था एनी 2। पहले में बोला था सीजर से, दूसरे में बोला था रिसीवर अपॉइंट करके, तीसरे में इन्होंने बोला था, क्या बोला था, प्रोहिबिट करके, प्रोहिबिटिंग ऑफ डिलीवरी, प्रोहिबिटिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। चौथे में बोला था एनी 2। ठीक है। 84(4) की बात करें तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। उसमें भी कितने तरीके हैं, पहला, अब यहाँ सीजर है तो यहाँ पोजेशन था, यहाँ रिसीवर ही था, यहाँ भी प्रोहिबिटिंग था, लेकिन यहाँ प्रोहिबिट रेंट को कर रहे थे, वहां प्रोहिबिट डिलीवरी को कर रहे थे। एंड द फोर्थ इज एनी 2। यहाँ पर एक बात और थी कि अगर लैंड पेइंग रेवेन्यू है, ऐसी जमीन है जो कि रेवेन्यू पे कर रही है, तो इसका जो अटैचमेंट है दैट इज डन बाय कलेक्टर, तो वो कलेक्टर साहब करेंगे। हमने कहा ओके जी, क्या जाता है। 85(3) हो गया, 4 हो गया। 85(5) में क्या था कि अगर लाइव स्टॉक है, इफ देयर इज लाइव स्टॉक, या पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है, लाइव स्टॉक है या पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या करना है अपने को, तो कोर्ट इमीडिएट सेल कर सकता है। तो फिर कोर्ट इमीडिएट सेल कर सकता है, और ऐसे केसेस में जो प्रोसीड्स ऑफ सेल होंगे वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे। 85(6) बताता था जो रिसीवर की, 85(6) में बोल रखा है हमसे, लाओ इसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ। 85(6) जो रिसीवर की पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो सेम होंगी एज गिवन इन सीपीसी। ठीक है जी, वहां से आप देख लो। दिस वाज 85 दैट यू स्टडीड। देन आपने 86 पढ़ा। आपने 86 में पढ़ा नहीं, बस इतना समझ लिया कि यार ये नया प्रोविजन है, पूरा का पूरा नया प्रोविजन है, पहले इसके जैसा कुछ था भी नहीं। दिस वाज आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। दिस इज आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, कहां पर, इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ठीक है, दिस इज 86। देन यू स्टडी 87। 87 was claims and objections, claims and objections। ठीक है, सेक्शन 87, claims and objections to attachment। इसमें देखो जरा कितने सबसेक्शंस हैं, अब देख के मुझे कम से कम बताओ, अपने एंड पे बताओ। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर नहीं है कोई गेट ऑन द ड्रेस फ्लोर है, इसके आगे नहीं जाना अपने को। तो 87 इज में एक 1, 87 में 2, 87 में 3, 87 में 4। 87 1 किस बारे में बात करता है कि आपको क्लेम करना है, ऑब्जेक्शन करना है, तो आप 6 महीने के अंदर कर दो, 6 महीने के अंदर करो। और किन ग्राउंड्स पे करोगे, तो आप जो ग्राउंड ले सकते हो वो ये है कि पहला, या दो ग्राउंड जो आपको ले सकते हो कि पहला,
इंटरेस्ट है एक तो क्लेमेंट का, या जो भी ऑब्जेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्टर का, और दूसरा वो जो इंटरेस्ट है वो लायबल नहीं है फॉर अटैचमेंट। आप उसको नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट, आप उसका अटैचमेंट कर ही नहीं सकते, तो कर कैसे दिया? इन दो ग्राउंड्स पे वो क्लेम ऑब्जेक्शन कर सकता है। सेकंड सेकंड या इस और इसमें अच्छा प्रोवाइजो भी है, लिख दूं मैं? प्रोवाइजो क्या बात कर रहा था? एलआर की, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड सबसेक्शन कहता है कि यदि 85(2) के हिसाब से, यानी क्लेम ऑब्जेक्शन करोगे कहाँ, है ना? प्लेस की बात करता है, जुरिडिक्शन की बात करता है, कौन से कोर्ट में तुम क्लेम फाइल करोगे? या तो उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने इशू किया है, या फिर उस कोर्ट में जिस कोर्ट के डीएम का एंडोर्समेंट है, एज पर 85(2). 87(3) क्या बोलता है कि इंक्वायरी होगी। ठीक है, इंक्वायरी करेगा कोर्ट, बस ये इसमें तो कुछ खास है नहीं, कोर्ट इंक्वायर करेगा क्लेम्स में, ऑब्जेक्शंस में। 84(4) इंपॉर्टेंट था जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसमें बोला था कि अगर डिसअलाउ हो जाए, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट, then he may, within a period of 1 year from the date of such order, institute a suit to establish। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर उस ऑर्डर से सूट फाइल कर सकता है ऑफ टू establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive। तो ऑर्डर कंक्लूसिव होगा, ऑर्डर कंक्लूसिव होगा। ठीक है, ये जो ऊपर वन, आप वन में जो क्लेम फाइल करोगे उसका जब ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर कंक्लूसिव होगा। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लगा रखी है, पर इतना ये जरूर है कि अगर डिसअलाउ हो जाए, अगर डिसअलाउ हो जाए तो उस केस में आपको 1 साल मिलेगा सूट फाइल करने का। सूट फाइल करने का, सूट किस चीज के लिए फाइल करने का? टू स्टैब्लिश योर राइट, टू स्टैब्लिश योर राइट। ठीक है, अब साहब इसका आउटकम अगर अलग आया तो ये जो कंक्लूसिव नेचर है सूट का वो तहस नहस हो जाएगा, दैट इज री ऑर्डर रद्द हो जाएगा, और जो सूट का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, दिस इज 87 सबसेक्शन 4। देन वी केम टू 88, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। यहाँ कितने, ये तो कम होते जा रहे हैं सबसेक्शंस। पहले पहले 5 थे शायद, पहले 5 थे, फिर एक बड़ा 6 हो गए। ठीक है, 84 में 5 थे, उसमें 4 आ रहा था तो 5 सब्सक्रिप्शन थे। 85 में 6 थे, उसमें 5 था तो 5 आ रहा था, 6 सब्सक्रिप्शन हो गए। 87 में 4 हो गए, कम हो गए। 88 में और कम हो गए, 3 हो गए। तो 88 पे आते हैं, 88 पे आते हैं, सेक्शन 88। 88 रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन। रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज द 88th सेक्शन। इसमें बताओ मुझे, if the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property for attachment। अगर proclaimed person आ जाता है उस समय में तो रिलीज हो जाएगी प्रॉपर्टी, है ना? अगर पीपी, अब यहाँ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नहीं है, पीपी प्रोक्लेम्ड पर्सन है, आ जाता है तो प्रॉपर्टी रिलीज, ये लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? इफ प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आता है तो प्रॉपर्टी किसको जा रही थी? इट विल बी एट डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने इसमें कहा था कि यार डिस्पोजल पे तो है स्टेट गवर्नमेंट की, अब स्टेट गवर्नमेंट कब सेल करेगी, कब सेल नहीं करेगी? तो सेल तब नहीं करेगी जब, क्या है, अभी तुमने 87 में पढ़ा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, तो 87(1) में जो क्लेम फाइल किए हैं उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, 87(1) में जो क्लेम फाइल किए हैं उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, या उसके लिए जो समय प्राप्त मिला है, 6 महीने जो मिले हैं, वो एक्सपायर नहीं हो जाता। इन दो कंडीशंस में सेल नहीं कर सकते। तो सेल कब कर सकते हो? अगर कैसा नेचर है, फिर से स्पीडी,
डिके का, स्पीडी डिके का नेचर है उस प्रॉपर्टी का, पहला इस केस में, और दूसरा फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनर, तब भी तुम उसको बेच सकते हो सेक्शन 88 के हिसाब से। सब सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? दिस इज 88(1), दिस इज 88(2), दिस इज 88(3). ठीक है, पीपी आ गया, पीपी नहीं आ गया। अब यहाँ क्या बात है भाई, 2 साल के बाद आया पीपी। पीपी जो है आ तो गया, पर 2 साल के बाद। अब 2 साल के बाद आ गया है तो उसको बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तो प्लस वो बताता है कि न मैं भागा था, न मैं एब्सकॉन्ड किया था, न मैं अपने आप को कंसील कर रहा था, न मेरे पास प्रोक्लेमेशन का नोटिस था। ठीक है, न मेरे पास प्रोक्लेमेशन का नोटिस था। 2 साल बाद आया है। अच्छा, उसमें भी आया गया, या तो खुद आ गया या लाया गया, कुछ हो सकता है। ठीक, ये वो प्रूफ कर देता है, ना मैं भागा था, ना मैंने अपने आप को छुपाया था, और ना मेरे पास नोटिस था। ऐसे केस में आप उसको प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दोगे। ठीक है, डिलीवर कर दोगे, वापस उसको दे दोगे। तो प्रॉपर्टी या नेट प्रोसीड जो भी है, प्रॉपर्टी और नेट प्रोसीड्स ऑफ सेल जो भी है, वो आप उसे रिटर्न कर दोगे, डिलीवर टू हिम बैक, डिलीवर टू हिम, वो उसको आप दे दोगे। मैंने कहा ओके जी, 88 हो गया। 89 क्या है? 89 क्या रहता है? अपील की बात। अगर 88(3) में, देख रहे हो तुरंत बात आई है, 88(3) में अगर रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर दी अगर एप्लीकेशन, तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? अपील में जाएगा। ठीक है, इस रिजेक्शन से ही कैन गो इन अपील। अपील कहाँ पर जाएगा? उस कोर्ट में जाएगा जिस भी कोर्ट में ऑर्डिनरली अपील लाई करती है फ्रॉम दैट कोर्ट। इतना हम पढ़ चुके हैं। आई होप यू रिमेम्बर दिस, आई होप यू गेट दिस, आई होप यू नाउ यू हैव क्रैब्ड इट। यहाँ तक आपको एकदम रटा पड़ा है, ऐसा होना चाहिए। नहीं रटा है तो भाई रटिए। समय समय इतना लगाने के बाद तो आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 90। और किसी को लग रहा है कि नहीं ये बेवजह हम लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप भी लिखिए बेवजह, तो आपको फायदा समझ आएगा कि बेवजह लिखने का फायदा क्या होता है। और आप नहीं लिख रहे हैं बेवजह, तो आपको घाटा समझ आएगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको समझ आएगा कि थोड़ा समय और लगा के लिख दिया होता। भाई देखिए, आपकी जिंदगी के 60-70 साल की बात है। अब 60-70 साल में से आप थोड़ा समय लगा के बढ़िया से लिख लिखा के याद कर लेंगे, और जो भी आप बनना चाहते हैं जीवन में बन जाएंगे। क्या बुराई? आप समय बचा के जाएंगे कहाँ? ठीक है, आपने कहा नहीं मैं तो एक ही दिन में पढ़ूंगा, एक ही दिन में सब याद करूंगा। ठीक है, इतना समय कौन लगाए? तो एक दिन की बात भाई ज्यादा समय नहीं चलती। समय लगाइए, भरपूर समय लगाइए, अपने आप को एकदम अ, कठोर बनाइए, लाइक अ शील्ड, है ना? सोर्ड भी खुद बनिए, शील्ड भी खुद बनिए। और उस समय लगेगा, ऐसा नहीं होता कि बिना समय लगाए आपको याद हो जाएगा। तो सेक्शन 90 की बात करते हैं, बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, सेक्शन 90, which talks about issue of warrant, issue of warrant in lieu, LIEU, that is instead of, in place of, in lieu of, issue of warrant in lieu of, or in addition to summons, comma, to summons। ठीक है, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। आप समन्स के साथ साथ, या तो समन्स की जगह, इन ल्यू ऑफ, या तो समन्स की जगह या समन्स के साथ साथ वारंट भी इशू कर सकते हो, कुछ ऐसा बोला जाता है। लेट्स रीड। अ कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज empowered by the संहिता to issue a summons for the appearance of any person, court may in any case in which it is empowered by the संहिता to issue a summons for the appearance of any person, जहां भी इस संहिता में ये बोला गया है कि कोर्ट समन्स इशू कर सकता है, वहां पे कोर्ट
क्या कर सकता है, वारंट भी इशू कर सकता है आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस इन राइटिंग। तो जहां समन्स इशू हो सकते हैं वहां पर वारंट भी इशू हो सकते हैं। बस वारंट इशू करने के लिए कोर्ट को रीजंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, रीजंस लिखने पड़ेंगे। आगे क्या लिखा है, इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ सच ऑफ सेम। इफ ईदर, कब कब आप वारंट इशू कर सकते हो। तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, कोर्ट में इशू वारंट in place of summons in the following cases. In place of summons, after writing its reasons, after writing its reasons या after recording its reasons in writing, ये ज़्यादा अच्छा है ना, after recording its reasons in writing। ओहो, हाँ हाँ, अच्छे शब्दों को भी लिखना पड़ता है, बेहतर शब्दों को चुने। कोर्ट में इशू, में तो कुछ रटना नहीं है, या तो में ही चलेगा या तो समन्स भेजेंगे, लगेगा कि समस्या है तो वारंट भेजेंगे। मे इशू वारंट इन प्लेस ऑफ समन्स आफ्टर रिकॉर्डिंग its reasons in writing, in the following cases, in the following two cases, in the following two cases, दो केसेस। कौन सा है वो दो केस, if either before the issue of such summons, if either before the issue of such summons, राइट। एक तो देखो, एक तो बिफोर की बात, और जो सेकंड वाला है बी वाला है वो आफ्टर की बात कर रहा होगा शायद, नहीं, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी। ए वाला ए वाला बात कर रहा है आगे की, विल नॉट लिखा है ना, विल नॉट ओबे द समन्स, फ्यूचर की बात कर रहा है। और जो बी वाला है, यहाँ भी ए और बी लिखना, यहाँ भी इसको लिखते हैं। एक तो ए है, ये बात कर रहा है फ्यूचर में नहीं मानेगा वो हमारी बात, और बी वाला बात कर रहा है कि पास्ट में माना नहीं, फ्यूचर पास्ट ऐसे याद रख सकते हैं। तो ए इज सेइंग इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स, समन्स के भेजने से पहले और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम, या समन्स के इशू करने के बाद लेकिन आप उसकी अपीयरेंस से पहले, द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स। कोर्ट को ये लगता है, रीजन दिखता है कि वो या तो भाग चुका है या फिर समन्स को ओबे नहीं करेगा। मतलब बिफोर अपीयरेंस की बात हो गई। रुको एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैं इसको अपने तरीके से और थोड़ा देखता हूँ। आप इसको लिख सकते हो, ए ये बात कर रहा है बिफोर अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस से पहले कोर्ट को लगता है, कोर्ट बिलीव्स दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स। बिफोर अपीयरेंस कोर्ट बिलीव्स a reason to believe, क्या लिखा है, कोर्ट sees reason to believe that court believes he has absconded, वो भाग चुका है, और he will not obey the summons, he will not obey the summons अपीयरेंस से पहले। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि वो भाग गया है तो भाई सही है ही, जो लग रहा है वो सही लग रहा है, और या ये लग रहा है कि वो आएगा नहीं, समन्स को मानेगा नहीं, तो भी आप वारंट इशू कर सकते हो। बी क्या कहता है, if at such time he fails to appear and summons is proved to have been duty। अब at appearance, before appearance, at appearance, एक बात कर रहा है अपीयरेंस से पहले कोर्ट को क्या लगा, एक बात कर रहा है अपीयरेंस के वक्त क्या लगा। तो एट अपीयरेंस, इफ एट सच टाइम he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure। so at appearance he he fails to appear, वो आता ही नहीं है, प्लस समन्स
is proved to serve, is proved to have been served, is proved to have been served, और समन्स प्रूव हो चुके हैं कि भाई सर्व हुए थे. दिस हैज बीन प्रूव दैट समन्स सर्व हुए थे. कैसे प्रूव होता है समन्स सर्व हो गए थे? जो सर्विंग ऑफिसर है वो एफिड दे देगा कि सर मैंने दिया है, या इंडोर्समेंट होके आ रखा है सर्विंग ऑफिसर का. ठीक है, उन केसेस में आप कह देते हो कि हाँ कोर्ट मान लेता है कि समन सर्व हुए. तो एट अपीयरेंस अगर वो आता नहीं है या समन्स इज प्रूव्ड टू हैव बीन सर्व्ड, दोनों कंडीशंस मिलाकर, तब कोर्ट, तब भी कोर्ट क्या कर सकता है? वारंट इशू कर सकता है. ठीक है, इसमें एक और चीज मैं लिख देता हूँ, प्लस नो रीजनेबल, नो रीजनेबल excuses offered, no reasonable excuses offered, although ये उतना important नहीं है. ठीक है, no reasonable excuses offered. बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आप इतना भी लिख दोगे चल जाएगा. At appearance he fails to appear and summons is proved to have been served and no reasonable excuse is offered. Then क्या हो सकता है फिर इन केसेस में, इन दो केसेस में वारंट इशू कर सकता है. आसान है, कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं. ठीक है, दिस इज इट. सेक्शन 90, issue of warrant in lieu of, issue of warrant in lieu of or in addition to summons. आपने कहा कोर्ट में इशू वारंट इन प्लेस ऑफ समन्स आफ्टर रिकॉर्डिंग सीजन राइटिंग इन द फॉलोइंग टू केसेस. कौन से दो केसेस? अगर अपीयरेंस से पहले की बात करें तो कोर्ट को ये रीजन दिखता है भरोसा करने का कि वो एब्सकॉन्ड कर चुका है और ही विल नॉट ओबे द समन्स. या फिर अगर अपीयरेंस की बात करें तो वो आया ही नहीं है. ठीक है, आज ही दिन है उसके आने का और आज ही नहीं आया है. साथ में ये भी प्रूव हो गया कि समझ तो गए थे भाई, और कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी उसकी तरफ से नहीं आता है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. हम्म, चलिए अब इसके साथ साथ ना आप ध्यान रखना, सेक्शन 227 भी हम पढ़ेंगे. सेक्शन 227 जब हम पढ़ेंगे देन यूल सी कि वहाँ क्या भाषा यूज हो रखी है और क्या डिफरेंस है. चाहो तो अभी थोड़ा सा पढ़ो मेरे साथ. सेक्शन 227 निकालो, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में भी, बट अभी आप देखो क्या बोल रखा है 227. सेक्शन 227 क्लॉज 1. हम्म 227. अरे यस, तो याद देखना, इशू ऑफ प्रोसेस. मैं सेक्शन 227 की भाषा लिख रहा हूँ, थोड़ी सी भाषा, थोड़ा सा आपको समझ आएगी क्यों इंपॉर्टेंट है 227. साथ में पढ़ना. सेक्शन 227. If, in the opinion of magistrate taking cognizance of an offence, there is sufficient ground for proceeding, and the case appears to be a summons case. So 227 subsection 1 sub sorry 22 section subsection 1 clause A, जो की बात करता है समन्स केस की, समन्स केस की. ठीक है, तो ये कह रहे हैं इन समन्स केस ही शैल इशू समन्स टू द अक्यूज्ड फॉर हिज अटेंडेंस. तो समन्स केस में दे आर सेइंग कि समन्स केस में तो समन्स इशू होंगे. इन समन्स केस समन्स शैल बी इशू. In summons case, in summons case, summons shall be issued. Summons shall be issued. Shall be issued. समन्स केस है तो समन्स ही इशू होंगे. अभी आपने क्या पढ़ा 87, सॉरी 90 में, सेक्शन 90 में आपने क्या पढ़ा? 87 पहले उसको 87 ही बोलते थे. ठीक है, सेक्शन 90 ऑफ बीएसएस. तो सेक्शन 90 में अभी आपने क्या पढ़ा कि जहां कोर्ट समन्स भेज सकता है, जहां कोर्ट समन्स भेज सकता है वहां कोर्ट वारंट भी भेज सकता है. ये पढ़ा. जहां कोर्ट समन्स भेज सकता है वहां कोर्ट वारंट भी भेज सकता है. और यहाँ लिखा हुआ है कि समन्स केस में कोर्ट समन ही भेजेगा. शैल, शैल, शैल. और 90 कहता है कि जहां कोर्ट समन्स भेज सकता है वहां कोर्ट वारंट भी भेज सकता है. ठीक है, ये आपको बात समझ आई. देन बी टॉक्स अबाउट
227, सेक्शन 227 1B क्या कहता है? It says warrant case में, in warrant cases he may issue over, in warrant case, warrant he may issue over, he may issue warrant। यानी यहां ये बोला जा रहा है कि यार वारंट केस अगर है तो वारंट तो भेजना ही भेजना है, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो तुम समन्स भी भेज सकते हो। समन्स भी अलाउड, वारंट भी अलाउड। वारंट केस में वारंट भी अलाउड, समन्स भी अलाउड। लेकिन समन्स केस में, समन्स केस में जो प्राइमा फेसी दिख रहा है पढ़कर, समन्स केस में समन्स तो अलाउड, समन्स तो अलाउड, बट वारंट नॉट अलाउड, बट वारंट नॉट अलाउड। कुछ ऐसे तो लग रहा है पहली दफा पढ़ के, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। पहली दफा पढ़ के भले लग रहा हो लेकिन ऐसा है नहीं। समन्स केस में हम समन्स भेजेंगे, साथ में वारंट भी भेजा जा सकता है बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन 90। सेक्शन 90 को पढ़कर आप ये भी समझ सकते हो कि समन्स केस में वारंट भी भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी पढ़ते हैं। तो कहना है हम ये चाह रहे हैं इस सेक्शन 227 की मदद से है कि देखो कोर्ट की टेंडेंसी हमेशा ये होती है कि कोर्ट समन्स केस में समन्स ही भेजे। इंक्लिनेशन मस्ट ऑलवेज बी टुवर्ड्स इशूइंग समन्स, 227 ये कह रहा है। एंड द यूज ऑफ वर्ड मे इन section 227 subsection 1 clause b is a deliberate attempt of legislature। एक कोशिश है लेजिस्लेचर की कि वो एक डिस्क्रिशन दे मजिस्ट्रेट को, डिस्क्लेमर दे मजिस्ट्रेट को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि बॉस हर समन्स केस में आप समन्स इशू करोगे ही करोगे। that you must issue summons, call him directly, do not hamper his personal liberty unnecessarily, ठीक है। 227 ये क्या है? सेक्शन 90 जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में है, दिस इज एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है इस प्रपोजिशन का कि समन शैल बी इशूड इन समन्स केस, ये है ना, तो ये एक्सेप्शन हो गया। सेक्शन 90 इज एन एक्सेप्शन टू दिस। सेक्शन 90 एक्ट कर रहा है एज एन एक्सेप्शन। आप वारंट भी भेज सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 90 इज एक्सेप्शन टू दिस प्रपोजिशन दैट समन शैल बी इशूड इन समन्स केस। मैं लिखता हूँ इस बात को, ऐसा लग रहा है पर ऐसा है नहीं, समझ गए ना मेरी बात। ये दिस में seem on first reading, this may seem on first reading to be reading, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा है नहीं। कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 90 प्लस सेक्शन 227 1A आपको बताएगा कि इन समन्स केसेस एज वेल, इन समन्स केसेस एज वेल आप समन्स तो इशू कर सकते हो पर वारंट भी इशू कर सकते हो, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कंडीशंस ऑफ सेक्शन 90 फुलफिल हो, सेक्शन 90 फुलफिल हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है। यानी यानी मैंने आपसे अभी क्या क्या बोला, क्या बात कही, अभी जो मैंने बोला मैं लिख रहा हूं। द यूज ऑफ वर्ड मे, द यूज ऑफ वर्ड मे इन सेक्शन 2271 1B is वन नहीं, मे की जगह यहाँ लिखना, कैसे लिखना है इसको, हम पहले इसकी बात करें। द यूज ऑफ वर्ड शेल इन 2271 A, पहले आप इसके लिए लिखो, इज डेलिबरेट अटेम्प्ट, इज डेलिबरेट अटेम्प्ट, इज डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय द लेजिस्लेचर,
by the legislature to provide disclaimer disclaimer or discretion need to provide disclaimer that court in every court in every summons case court in every summons case shall issue shall issue summons and not to and not to hamper his personal liability, his personal liberty. ठीक, एक तो आपको ही बात समझ। फिर क्या बोला मैंने? सेक्शन 90 ऑफ BNSS is exception to this proposition. Is exception to this proposition that summons shall be issued. That summons shall be issued. Shall be issued in summons cases. In summons cases. And 227 and 227 1B itself says that itself itself says that it is a discretion in warrant cases, that it is a discretion in warrant cases. I hope now it is clear to you. वारंट केसेस मैं दोबारा एक बार आपको फाइनली बोल दूंगा, ठीक है। अभी तक जो आपको ये समझना है वो ये सब बात है कि सेक्शन 90 कहता है कि जहां समन्स केस है, समन्स भेजा जा सकता है, दैट इज वहां पर वारंट भेज सकते हो आप, ठीक है। और सेक्शन 227 बोल रहा है कि समन्स में तो समन्स ही भेजोगे, वारंट नहीं, और वारंट केस में वारंट तो भेज ही सकते हो, समन्स भी भेज सकते हो, ठीक है। बस इस वाली बात को, ये वाली जो बात है कि वारंट नहीं भेजा जा सकता, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाली जो बात है कि वारंट नहीं भेजा जा सकता, इस पे ये एक्सेप्शन लागू हो जाएगा। और राधा मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि 80, ये जो 90 की बात है, 90 सेक्शन 90 की बात है, वो एज अ एक्सेप्शन यहाँ पे लागू होगी टू दिस की वारंट नहीं भेज सकते, एक्सेप्शन, इतना बोला जा रहा है कि आप भेज सकते हो साहब, कोई समस्या की बात नहीं है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन, अब डिफरेंस भी है कुछ, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन सेक्शन 227 1B एंड सेक्शन 90, ठीक है, सॉरी 227 1B read with section 90, read with section 90 and section 227 1B, इनमें एक सेक्शन, इनमें एक डिफरेंस, क्या डिफरेंस है देखते हैं। 227 1B and 227 1B read with 90 227 1B. In summons case you must issue summons, but there is a special situation and exceptional circumstance where you can issue warrant directly in a summons case that is given under section 90. आप ये बोल रहे हो कि समन्स केस में आपको समन्स ही इशू करना, ये होना चाहिए,
ए, ठीक है। 227(1)A read with 90 and at section 227(1)B 227(1)A आपसे बोल रहा है कि समन्स केस में आपको समन्स ही इशू करने हैं, यू मस्ट इशू समन्स बट देयर इज अ स्पेशल सिचुएशन सेक्शन 90 के हिसाब से, है ना। सेक्शन 2271 ए रेड विद 90 आपसे ये कहता है कि समन्स केस में यू मस्ट इशू समन्स, यू मस्ट इशू समन्स, बट 90 कहता है बट in exceptional circumstances given under section 90 you may issue warrant as well। ये दोनों ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मे लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में समझ भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप उन एक्सेप्शनल केसेस में वारंट भेज सकते हो। अच्छा, ये भी लिखा था आफ्टर रिकॉर्डिंग योर रीजन, अपने रीजंस आपको बस देने पड़ेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग योर रीजंस, आपको अपने बस रीजंस देने पड़ेंगे। सेक्शन 2271(1)B क्या बोल रहा है? ये आपको डिस्क्रिप्शन देता है, गिव्स डिस्क्रिप्शन टू मजिस्ट्रेट, गिव्स discretion to magistrate, gives discretion to magistrate that in warrants case, that in warrants case, that in warrants case, you may either issue, you may either issue, you may either issue summons or you may issue warrants or warrants। ये इनके बीच एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप अब तक आपको समझ आना चाहिए। बस ध्यान इतना रखना है कि जो 227 है ना, ये कैदियों के लिए, दैट इज अक्यूज के लिए, कैदी नहीं बोलना चाहिए, अभियुक्त के लिए, अभियुक्त, ठीक है, या जिसका आरोप लगाया आरोपी के लिए, उस पर लागू होता है 227। लेकिन मतलब विटनेसेस पे लागू नहीं होगा 227, ठीक है। और सेक्शन 90 मेनली विटनेसेस अक्यूज दोनों के लिए। आई होप यू गेट दिस राइट, ठीक है। जो 227 है वो अक्यूज पे लागू होता है और 90 जो है वो अक्यूज विटनेस दोनों पे लागू, ठीक है। तो जो जनरल टेंडेंसी है विटनेस को बुलाने की वो बाय वे ऑफ समन्स ही है। आप उसमें ऐसा नहीं कि वारंट ही भेजोगे, लेकिन अक्यूज को आप 2271 ए रेड विद सेक्शन 90 से बुला सकते हो। यानी अक्यूज को आप समन्स केस में वारंट भेज सकते हो, वारंट भेज दो, ऐसा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। देन वी हैव रेड इट, सेक्शन 90 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 227 अब बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो बाकी का पार्ट है विल रीड इट लेटर। सेक्शन 90 पे वापस आ जाइए। सेक्शन 90 वी हैव डन इट। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि issue of warrants in lieu of or in addition to summons, a court may, in any case in which it is empowered by the Sanhita to issue summons for the appearance of any person and issue after recording its reasons and writing a warrant for its arrest। दो कंडीशन दे रखी है, अगर ये फुलफिल होती हैं तो, ठीक है। मेरे सामने एक केस लिखा हुआ है, मैं बस एक रीडिंग कर रहा हूँ उस केस की। इट इज सत्येंद्र कुमार अंटल वर्सेस सीबीआई एंड अनदर एआईआर 2022 सुप्रीम कोर्ट। और मैंने आपको बता रखा है कि द बेरेक विच आई यूजेस, एम्बिशन बेरेक, आपके पास भी अगर है तो आपको भी ये केस उसमें दिख रहा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर ये इंपॉर्टेंट रहता है तो आई विल राइट इट एज वेल। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई एंड अनदर 2022, courts will have to adopt the procedure, the held courts will have to adopt the procedure
इज इशूइंग समन्स फर्स्ट, आप सबसे पहले समन्स इशू करो, देयर आफ्टर अ बेलेबल वारंट, उसके बाद बेलेबल वारंट इशू करो, एंड देन अ नॉन बेलेबल वारंट मे बी इशूड. Court further observed, we noticed that non-bailable warrants are issued as a matter of course, without due application of mind and against the tenor of the provision, which merely facilitates the discretion which is to be exercised in favor of the person whose attendance is sought for a particularly in the light of liberty enshrined under Article 21. ठीक है. I'll read it again. We notice that NBWs are issued as a matter of course without due application of mind. हम ये देखते हैं कि भाई तुम लोग तो NBWs इशू कर देते हो बिना दिमाग लगाए, and against the tenor of the provision which merely facilitates a discretion which is to be exercised in favor of the person whose attendance is sought for particularly in the light of liberty enshrined under Article 21 of the Constitution. आप उसको बुलाने के लिए मतलब जो प्रोविजन डिस्क्रिप्शन में यूज करना था सेक्शन 90, जो प्रोविजन डिस्क्रिप्शन में यूज करना था आप, और डिस्क्रिप्शन में फेवर में यूज करना था पर्सन के, आप उसके खिलाफ यूज कर रहे हो. आर्टिकल 21 की तो जरूरत कर लो. Further, court held, as far as possible, of the court is of the opinion that a summon will suffice is getting the appearance in getting the appearance of the accused in the court. The summons or bailable warrant should be prepared. तो आप bailable warrant जो है प्रिपेयर करो. यानी सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस जो केस में है कहा गया है वो इतना कहा गया है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई AIR 2022. आप पहले समन्स जारी करो, फिर आप बेलेबल वारंट जारी करो, फिर आप नॉन बेलेबल वारंट जारी करो. ठीक है, तब जाके इस तरह से आगे बढ़ो. जनरल टेंडेंसी जो दिखती है वो दिखती है कि पहले ही सबसे पहले नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी अवॉइडेड. ठीक है. सेक्शन 91, पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस. इसको सिर्फ सिंपल रीडिंग कर लो. Where any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant. जब भी कोई पर्सन जिसका अपीयरेंस या चाहिए या अरेस्ट करवाना है, the officer presiding in any court is empowered to issue summons or warrant. और ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन कोर्ट इशू समन्स भी इशू कर सकता है, वारंट भी इशू कर सकता है, इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट. तो वो पर्सन ही प्रेजेंट है अगर कोर्ट में. सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. It is simple. नोट में लिखा हुआ है नीचे, सेक्शन 91 provides that if a person against whom summons warrant is to be issued is present and the court, the presiding officer of the court may require such person to execute a bond or bail bond. मैं लिख देता हूँ आपके लिए. सेक्शन 91 in easy language जो मेरे सामने लिखी हुई है, section 91 provides, section 91 provides that that if a person against whom, against whom, ठीक है, against whom magistrate is magistrate is empowered to issue summons or warrant, comma, is present in court, is present in court, he may be required to execute a bond or bail bond for appearance in such court. ठीक है. He may be, yeah, magistrate may ask him to execute bond or bail bond. ठीक है, execute bond or bail bond for his appearance in such court, for his appearance in the court, in the court. ठीक. बॉन्ड बेल बॉन्ड याद है ना, बेल बॉन्ड 2D में डिफाइंड है और बॉन्ड 2E में डिफाइंड है. ठीक. बेल बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड, बेल बॉन्ड नहीं, सॉरी, बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड
पर्सनल बॉन्ड अपने खुद के ऑब्लिगेशन पर, और बेल बॉन्ड मीन्स श्योरिटीज के साथ। ठीक है, आप साथ में किसको लाओ, श्योरिटीज को भी लाओ कि साहब ये लोग मेरी जमानत करवाएंगे, मैं ना हूं तो इनसे पैसे वसूल लेना, दैट इज बेल बॉन्ड। लेट मी मेक श्योर, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। टू डी, तो बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। ठीक है, दिस इज बेल बॉन्ड इज श्योरिटीज के साथ, बॉन्ड इज पर्सनल बॉन्ड। तो सेक्शन 91 बस इतनी सी बात कह रहा है, कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हो, मान लो कल को आप जज बन जाओ, मजिस्ट्रेट बन जाओ, आपके सामने एक व्यक्ति आया, आपको पता है कि मैं इसको समन भेज सकता हूँ, इसको वारंट भेज सकता हूँ, आज आया है कल को आए ना आए, आपने सोचा, सोचा तो आपने एक्शन लिया, आपने कहा एक काम करो तुम बॉन्ड भी साइन कर दो, पता नहीं कल को आओ नहीं आओ, तो उस वकील साहब को बोलो अपने कि तुम्हारा बॉन्ड बनवाए। अब तुमको लगता है कि यार बॉन्ड से काम चलेगा तो बॉन्ड बनवा लो, तुमको लगता है बेल बॉन्ड ही चाहिए तो आप बेल बॉन्ड बनवा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमको भी नींद आती है, ठीक है, कभी कभी हमको भी नींद आती है, हो सकता है आपको भी आ रही हो पढ़ते पढ़ते, लेकिन एवरीथिंग इज, जंग और प्यार में सब जायज है, तो नींद आ भी रही हो तो भी पढ़ाई करो। 92 पे चलते हैं, खत्म करते हैं, 92 93 और बचा है, चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाएगा। 92 इज अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब आसान है बेटा, कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड और बेल बॉन्ड टेकन अंडर संहिता और अपीयर बिफोर अ कोर्ट डज नॉट अपीयर, नहीं आता है। 92 कह रहा है कि अगर वो नहीं आता, सेक्शन 92, सेक्शन 92 कह रहा है कि अगर वो नहीं आता है, ब्रीच करता है, तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर दो। ठीक है, अरेस्ट कर लो उसे, अपने सामने ले आओ। 93 provisions of this chapter generally applicable to summons and warrants of arrest. The provisions contained in this chapter relating to summons and warrant and their issue, service and execution shall so far as may be applied to every summons and every warrant of arrest in under this संहिता। हर समन, हर अरेस्ट। ठीक है, आपने कहा जी 90 कैसे लागू करा दिया आपने 227 सेक्शन पर, सेक्शन 90 इस चैप्टर का पार्ट है, सेक्शन 227 उस चैप्टर का पार्ट है, तो सेक्शन 90 को आपने कैसे लागू करा दिया, आंसर लाइज इन सेक्शन 93। सेक्शन 93 कह रहा है कि इस चैप्टर में जो जो हमने पढ़ा वो सब हम वहां पर, यानी इस पूरी संहिता में जहां जहां समन्स की वारंट की बात की गई है वहां वहां हम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड इन सेक्शन 93। ठीक है, 92 भी डन, 93 भी डन। नेक्स्ट इज चैप्टर 7, चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोसेस टू कंपेल द, process to compel the production of things, production of things। ठीक है, ये छोटा सा सेक्शन कहां से कहां तक है, अभी देख लो अभी भी कहां से कहां तक जा रहा है। 94, सेक्शन 94 है, सेक्शन 95 है, सेक्शन 96 है, सेक्शन 97 है, सेक्शन 98 है, सेक्शन 99 है, सेक्शन 100 है, सेक्शन 101 है। यहाँ तक तो ये इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके बाद है हल्के उल्के हिस्से जिनकी रीडिंग ही पर्याप्त होगी। बस 103, हाँ, हम एक 103 पढ़ेंगे, 102 हो गया, 103 हो गया। ठीक है, 105 भी है, मतलब इनकी रीडिंग करेंगे, ये सिर्फ रीडिंग वाले विल रीड, जिसमें से 3 5 थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और हम्म ओके। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो 100 और 101 हो गया हमारे लिए। 100 इज मिनी हेबियस कॉर्पस, 101 और 100 एंड 101 ये बॉडी है। 94 बात कर रहा है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो डॉक्यूमेंट के अलावा, तो अभी तक आप इंसानों की बात कर रहे थे है ना,
चैप्टर 6 में आप इंसानों की बात कर रहे थे, चैप्टर 7 में आप चीजों की बात कर रहे हो, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। Section 94 is summons to produce a document or other thing. Section 95 is a procedure as to letters. Section 96 is when such warrant may be issued. Section 97 is search of place suspected to contain stolen property, forged documents. Section 98 is power to declare certain publications forfeited and to issue such warrants for same. Section 99 is application to High Court to set aside declaration of forfeiture. And Section 100 is search for persons wrongfully confined. Section 100, my boy. Section 101 power to compel restoration of abducted females. तो 101 की खूबसूरती यही है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए बात करता है। 100 की खूबसूरती ये है कि ये सब के लिए बात करता है, ना इसमें कोई फीमेल्स का जिक्र है ना कोई इसमें मेल का जिक्र है। बट so सेक्शन 100 इज मोर वाइड। सेक्शन 100 की विड्थ ज्यादा है, सेक्शन 101 नैरो है उस सेंस में, लिमिटेड है उस सेंस में कि सिर्फ फीमेल्स की बात करता है। ठीक है, 94 की एक रीडिंग करते हैं। 94, लेट्स रीड 94 a little bit, then we'll read them in next class अभी। So section 94 summons to produce document or other thing whenever any court or any officer in charge of police station, whenever any court, whenever any court, जब भी कोई court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document, electronic communication including communication device, तो जब भी कोई कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ये लगता है कि प्रोडक्शन ऑफ कोई डॉक्यूमेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोई इंक्लूडिंग एनी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट हो गया, कोई कम्युनिकेशन हो गया जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इन्वॉल्व है, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस भी इन्वॉल्व है, विच इज लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस। अब वो टेप भेज रहा है मान लो, ठीक है, कोई टेप भेज रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा है, पेन ड्राइव भेज रहा है, ऐसा कुछ हो गया। तो any document, electronic communication, including communicating devices, which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry or trial. For the purpose of any investigation, inquiry, trial. तो कोई भी चीज जरूरी है या डिजायरेबल है किसके लिए? किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा, इंक्वायरी या ट्रायल हो रही है तो वो कोर्ट कर रहा होगा। or other proceeding under the संहिता by or before such court or officer, such court may issue a summons। तो अब इस केस में कोर्ट समन्स इशू कर सकता है या ऑफिसर में by a written order either in physical form or in electronic form require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be to attend and produce। बहुत बड़ी बात है ये। कोर्ट और ऑफिसर इस सेक्शन में, सेक्शन 94 में ये बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन है जिसके पोजेशन पावर में इनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस और अदर थिंग्स, ठीक है, विच इज लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस और अदर थिंग, जिसके भी पोजेशन पावर में है उसको ये बोल सकते हैं, समन भेज सकते हैं, रिटन ऑर्डर दे सकते हैं कि आओ प्रोड्यूस करो उसको हमारे सामने, या फिर सिर्फ प्रोड्यूस करो, और टू प्रोड्यूस इट लिखा है, या फिर सिर्फ प्रोड्यूस करो मतलब मत आओ, अपने एजेंट को भेज दो, अपने लॉयर को भेज दो, एडवोकेट को भेज दो, उससे प्रोड्यूस करवाओ। लेकिन पावर बड़ी है तो पावर सबके पास हो ये जरूरी भी नहीं होता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है, इज इट रिटन समवेयर, सेक्शन 95 में लिखा हुआ है ना, सेक्शन 95 में भी चलते हैं। तो यहाँ सबसेक्शन 2 बोलता है any person required under this section merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। Alright, एक ये बात हो गई। Section 95 पे पढ़ो, procedure as to letters। If any document, parcel or thing in the custody of a postal authority is in the opinion of district magistrate, CJI and court of session, high court, wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, such magistrate or court may require postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as magistrate or court directs।
तो ये जो पावर है कि पोस्टल अथॉरिटी के ऊपर सेक्शन 94 में सबकी बात कही है, सेक्शन 94 में सबकी बात कही है। लेकिन अगर आपको किसी पोस्टल अथॉरिटी से कुछ मंगाना है, आपको किसी पोस्टल अथॉरिटी से कुछ मंगाना है, उस केस में सिर्फ डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, सिर्फ यही किसी पोस्टल अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट हमको लाके दो। दैट इज समन भेज सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है, if any such document, parcel or thing is in the opinion of any other magistrate, whether executive or judicial, or any commissioner of police or DSP wanted for any such purpose, he may require postal authority to cause such to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of DM, chief CM. सबसेक्शन 2 में बोल रहा है कि जो नीचे वाले लोग हैं, जो सबसेक्शन 2 में जिनका नाम है, दैट इज एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है यहाँ पर, सीजेएम भी नहीं है यहाँ पर, सीजेएम के नीचे वाले जो मजिस्ट्रेट्स हो गए, या डीएम के नीचे वाले जो मजिस्ट्रेट्स हो गए, या फिर कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, वो पोस्टल अथॉरिटी को सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि साहब जनाब आप अपने यहाँ सर्च करो और ऐसे डॉक्यूमेंट को जब्त करो। तो ये जो पावर है वो दे रखी है, मतलब कौन कौन उसको ऑथराइज हैंडल कर सकता है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 95। 94 इज सिंपली सेइंग कि अगर कोई भी कोर्ट है या ऑफिसर है, वो समन्स ऑर्डर भेज सकता है कि वो लाओ उसको प्रोड्यूस करो, ठीक है। लेकिन पोस्टल अथॉरिटी के लिए ये जो पावर है, पोस्टल अथॉरिटी को अगर बोलना है तो वो कुछ स्पेशल लोग ही हैं जो बोल सकते हैं। बात समझ आ गई? ठीक। बाकी इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई मेक यू राइट इट। दो इंपॉर्टेंट केसेस, या एक तो हमें श्यामलाल चौकसी का इसमें केस पढ़ना है, काटी कालू ओगड़ केस हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। दो एक केस हमको और पढ़ने हैं सेक्शन 94 में, काठी कालू ओगड़ केसेस 11th जज बेंच के, तो उसमें समय लगेगा, दैट विल टेक टाइम। इसलिए 94 अभी हम तसल्ली से और पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। और 95 भी हम दोबारा पढ़ेंगे, लिखेंगे फिर से अगली क्लास। आई होप यू गेट इट क्लियर, आपको यहाँ तक की चीज याद हो गई होंगी। 94 थोड़ा सा आपको समझ आना भी चाहिए कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना है, तो कोर्ट कह सकता है किसी भी आदमी को कि लाओ उस चीज को मेरे सामने। it's a it's a huge power in the sense of postal authority। पोस्टल अथॉरिटी को लेकिन तुम्हें कहना है तो फिर आप हाई कोर्ट होने चाहिए, आप कोर्ट ऑफ सेशन होने चाहिए, आप सीजीएम का कोर्ट होना चाहिए, आप डीएम होने चाहिए, तभी आप पोस्टल अथॉरिटी को कह सकते हो। अन्यथा कोई और कोर्ट हो तो पोस्टल अथॉरिटी को छोड़कर बाकी जो लोग बच गए, कोई अक्यूज्ड हो गया, कोई और हो गया, उसको आप, विटनेस हो गया कोई, उनको आप समन या ऑर्डर भेज सकते हो, ठीक। टिल हियर यू गेट इट। थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास।